Good morning, students. Today we shall discuss your new compound that is also from alcohol phenol group. It is ether. ईथर के बारे में हम बात करेंगे. देखिए, एक्चुअल में अगर हम ईथर को समझना चाहते हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा. एक तो हमारा वाटर और दूसरा अल्कोहल. ठीक है. देखिए, जो वाटर है, वाटर में जो सेंट्रल एटम है दैट इज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे हमें पता है इस पर 2 लोन पेयर होते हैं, है ना. इस तरीके से ये लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर, और इससे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं. अब जब हम इसमें से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा करके और उसकी जगह पर एक एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल. अब एक केस ऐसा है कि उसमें हम क्या करें, दोनों हाइड्रोजन एटम्स को हटा दें और उसकी जगह पर क्या करें, 2 R इंट्रोड्यूस कर दें, है ना. H की जगह पर भी हमने क्या लगा दिया, R लगा दिया. तो ये जो फॉर्म होगा ये हमारा क्या होता है, ईथर. ठीक है. ईथर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और उससे 2 हमारे एल्काइल ग्रुप अटैच्ड रहते हैं, राइट साइड में और दूसरा लेफ़्ट साइड में. अब ऑक्सीजन पर 2 हमारे लोन पेयर हैं, है ना. एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर ये है. जब यहाँ पर हमने एक एल्काइल CH3 ऐड किया और दूसरी जगह पर एक और एल्काइल CH3 ऐड किया, 2 जब हमने CH3 यहाँ पर ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया, ईथर बन गया, डाई मिथाइल ईथर, या जनरली हम इसको बोलते हैं डाई एल्काइल. 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं ईथर में. अच्छा, एक केस क्या है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप में टर्सरी एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया हमने, है ना. टर्सरी एल्काइल क्या होता है, वो कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड रहता है. इस तरीके से इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया. अब देखिए, एक मिथाइल अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप होता है. अब उसके साथ क्या हुआ, हमने टर्सरी जब ऐड करेंगे तो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा ये वाला, है ना. तो इसकी वजह से क्या होता है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करता है, एक इस वाले CH3 टर्सरी एल्काइल में और एक यहाँ पर. ठीक है. जब दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड एंगल है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बल्कियर ग्रुप हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, है ना. ये एक दूसरे को पुश करते हैं, दूर करते हैं, है ना. दूर क्यों करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, सेम चार्ज रिपेल करता है. ठीक है. वेस्पार थ्योरी में हम क्या होता था, लोन पेयर, है ना, एक दूसरे को से दूर जाते थे तो वो नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करते थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पर. तो इससे क्या होता था, इनका बॉन्ड एंगल कम हो जाता था, है ना. जो मीथेन का था CH4 का 109 से, और वो डिक्रीज होकर के कितना हो गया, 105 हो गया इन केस ऑफ वाटर. अब यहाँ पर जब एल्काइल ग्रुप अटैच हो गए तो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, बल्कियर ग्रुप हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना. यहाँ पर लोन पेयर का जो रिपल्सन है उससे ज़्यादा रिपल्सन ये वाला इफेक्टिव हो जाता है. इस वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है. जितना ये ग्रुप बड़ा होगा उतना ही उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा और बॉन्ड एंगल भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. तो एक क्वेश्चन बनता है कि ईथर में जो बॉन्ड एंगल है वो वाटर या अल्कोहल से क्यों हाई होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ बल्कियर एल्काइल ग्रुप. अब एक और इसमें हम स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कि ग्रेटर द बल्कियर ग्रुप ऑफ एल्काइल ग्रुप मोर विल बी द बॉन्ड एंगल इन टू द ईथर. स्ट्रक्चर इसकी भी टेट्राहेड्रल होती है ना. क्यों, क्योंकि देखिए बॉन्ड एंगल भी, सॉरी लोन पेयर भी हमारा बॉन्ड पेयर की तरह वर्क करता है. 2 इसमें बॉन्ड पेयर हो गए, 2 एल्काइल ग्रुप हो गए. तो जब 4 हमारे नंबर होते हैं तो ये कहता हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा.
और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 110 और बढ़ता जाएगा तो वो इंक्रीज़ होगा। अच्छा, इनकी जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उसमें इसको बोलते हैं डाई एल्काइल ईथर, है ना। एल्काइल हमारा आर एल्काइल ग्रुप है, या हम इसको IUPAC में बोलें तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, और ये इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 ऑक्सीजन। अगर हम आर की जगह पर CH3 ले लें और दूसरे आर को CH2CH3 ले लें, है ना, तो जो छोटा वाला होगा उसको ऑक्सी बोलेंगे और बड़े वाले को एल्केन बोलेंगे। छोटा वाला कौन है, मिथाइल, ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और बड़ा हमारा क्या है 2 कार्बन का, तो ईथेन। ठीक है, छोटे को ऑक्सी बोला हमने, बड़े वाले को क्या बोला, ईथेन बोला। और या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। ई पहले आता है तो इथाइल हो गया, एम बाद में आता है तो मिथाइल हो गया। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। ईथर इज़ मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ ROH एंड डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ईथर हमारा क्या है, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ ROH और डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, है ना। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। जैसे वाटर है, वाटर से दोनों हाइड्रोजन्स को हम क्या करें, रिमूव कर दें और इनकी जगह पर 2 R ऐड कर दें, है ना। दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें इससे R से, तो ये क्या बनेगा हमारा ROR बनेगा, है ना, ईथर बन गया। या ये अल्कोहल है, अल्कोहल से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह पर एक R ऐड कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। दोनों ही मेथड से हम इसको मतलब कह सकते हैं कि ये ड्राइव्ड हैं वाटर से या ड्राइव्ड हैं अल्कोहल से। लेकिन एक्चुअल में केमिकली अगर हम देखें तो ये रिएक्शन नहीं है, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिया हुआ है। अगर आप ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर का, तो वो रॉन्ग मानी जाएगी, है ना, वो नहीं सही है। अब ईथर हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल ईथर हमारी वो होती है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों ओर 2 एल्काइल ग्रुप ऐड हों, सिमिलर काइंड की, है ना। जैसे मैं आपको एक डेट बताता हूँ, है ना, ये एक डेट है 12/8/12, है ना, ये हमारी एक डेट है। इस डेट में क्या है, दोनों तरफ हमारे जो नंबर्स हैं वो सेम है 12/12, लेकिन जो मिडिल वाला नंबर है दैट इज़ डिफरेंट, मिडिल नंबर इज़ डिफरेंट, है ना। लेकिन इसके जो दोनों साइड हैं वो जो नंबर हैं वो हमारे क्या है, सेम नंबर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल ईथर। अब एक केस हमारा ऐसा हो सकता है कि जैसे आज की हमारी डेट क्या है, टुडे इज़ 12/8/20, है ना, तो सेंट्रल नंबर हमारा क्या है 8, और इसके जो दोनों साइड नंबर्स हैं दोज आर डिफरेंट। एक साइड में हमारा 12 है और दूसरे साइड में हमारा क्या है 20, तो दोनों नंबर्स हमारे क्या हैं, डिफरेंट काइंड के हैं। तो ये हमारी अगर इस टाइप की कोई एल्केन है तो वो कैसी होगी, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अगर दोनों साइड एक जैसा नंबर है ऑक्सीजन के तो वो हमारा सिंपल और सिमेट्रिकल, और मिक्स्ड है डिफरेंट है तो मिक्स्ड कहलाएंगे। स्ट्रक्चर हम अगर बात करें तो ये देखिए, इसमें 2 लोन पेयर्स हैं यहाँ पर, एक लोन पेयर ऑक्सीजन का यहाँ है और एक लोन पेयर ये है, और ये बॉन्ड पेयर है और एक ये बॉन्ड पेयर है। तो जब हमारा इस तरीके से नंबर 4 आता है और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, है ना। शेप क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, और जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी अराउंड ऑफ 109 डिग्री। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ईथर को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने एल्किल हैलाइड को स्टडी किया था और अल्कोहल को स्टडी किया था। उन दोनों में हमने पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस, है ना। देखिए, इसमें जब हम सोडियम की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है RONA,
सोडियम इथॉक्साइड, है ना, जो कि उसका एसिडिक करेक्टर को बताता है एल्कोहल का। और इस कंपाउंड को जब हम एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ईथर फॉर्म होता है ना, और ये सोडियम इस हैलोजन के साथ आउट हो जाता है। एक एग्जांपल अगर देखें तो जैसे हमने RX की जगह ले लिया मिथाइल आयोडाइड और RONA की जगह ले लिया C2H5ONA, ठीक है। यहाँ पर C2H5ONA इसमें से C2H5O CH3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जो आयोडीन है वो सोडियम के साथ, है ना, तो ये क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड फॉर्म हो गया। अच्छा, इसकी मैकेनिज़्म की हम बात करें तो इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है, SN2 मैकेनिज़्म होती है ना। हमने पहले 2 मैकेनिज़्म स्टडी की थी, एक थी SN1 और एक थी SN2, है ना। SN1 हमारी क्या 2 स्टेप मैकेनिज़्म होती है और SN2 हमारी 1 स्टेप मैकेनिज़्म। तो ये 1 स्टेप मैकेनिज़्म को फॉलो करता है ना। कैसे, देखिए, सबसे पहले जो C2H5ONA है वहाँ से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है C2H5O। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है। क्या डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखिए, ये जो हमारा सोडियम इथॉक्साइड है यहाँ से हमें क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्किल हैलाइड, है ना। एल्किल हैलाइड को हम 3 डायमेंशनली इस तरीके से लिखते हैं CH3I। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है उसने देखिए अटैक किया, और जब ये अटैक करेगा कार्बन पर, है ना, कार्बन पर अटैक किया तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन हमारा कैसा है, पेंटावेलेंट, है ना। आपने शायद ही कहीं सुना होगा कार्बन पेंटावेलेंट, है ना। और जब पेंटावेलेंट कार्बन का मतलब क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और है ऐसा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब कार्बन टेंशन में है तो इसकी टेंशन, इसकी अनस्टेबिलिटी को कम करने का एक तरीका है कि इसको 4 वैलेंसी में लेके जाए। तो ये यहाँ पर जुड़ना चाहता है और ये पहले से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन क्या है, इसका साइज़ बड़ा होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है। तो ये एक अच्छा क्या है, लीविंग ग्रुप है। ये आसानी से क्या कर सकता है, लीव कर सकता है। और जैसे ये रिलीज़ होगा तो हमारा नया जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाएगा ईथर, है ना। C2H5O यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल की तरह आया था वो जुड़ गया और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। देखिए 1 स्टेप में ही पूरा हो गया। इसने पीछे से अटैक किया, है ना, जहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आयोडीन पहले से जुड़ा हुआ था वहाँ से अटैक नहीं किया, बल्कि बैक साइड से किया, है ना। और बैक साइड से जुड़ने के बाद ये क्या हुआ, इसका कन्फिग्रेशन भी चेंज हो गया। कन्फिग्रेशन चेंज होने का मतलब इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। जैसे कोई पर्सन है, उसकी ये नोज़ है ना, इस तरीके से, है ना, और उसमें कोई म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन के बाद उसकी जो नोज़ है वो यहाँ से गायब हो जाती है ना, इस जगह से, और इसकी जगह पर नोज़ कहाँ आ जाती है, इधर आ जाती है ना, बैक साइड में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये चेंज ऑफ इन्वर्जन, है ना, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 मैकेनिज़्म होती है, सिंपल मैकेनिज़्म है। हमने फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में बताया था, मैकेनिज़्म के बारे में, SN1 SN2। तो इससे हमारा ईथर फॉर्म हो जाता है। अब इसका देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, CH3 ये टर्सरी हैलाइड है, उसकी रिएक्शन हमने सोडियम एथॉक्साइड से किया, तो ये हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सेकंड मेथड अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज़ रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सिल्वर हैलाइड आउट हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड आउट हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा हमारा, ROR ईथर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, एल्किल हैलाइड, उसका हमने सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराया
तो यहाँ से ये जो सिल्वर है ये इस क्लोरीन के साथ आउट हो जाएगा और CH3CH2 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम एल्कोहल। जब हम एल्कोहल से बात करते हैं तो हमने एल्कोहल की जब केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी तो वहाँ पर कई सारे मेथड थे, है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थे। उन्हीं में दो हम देख सकते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ और दूसरा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है ना। ये एक तरीके से क्या है, एडिशन रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर पर बात करते हैं तो वहाँ पर डीहाइड्रेशन हो जाता है, यानी ये OH ग्रुप और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पर, और लो टेम्परेचर पर हमारा क्या बनता है, ईथर फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन फ्रॉम डाई एजोमीथेन। देखिए डाई एजोमीथेन का आप फार्मूला समझ लें। मीथेन क्या होता है, CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, और डाई एजो मीन्स नाइट्रोजन। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन माइनस करने की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह पर 2 नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं, है ना। और जैसे ही 2 नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, CH2N2। क्या बोलेंगे, CH2N2, है ना। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे कितने हैं, 2, और नाइट्रोजन को ही हम क्या बोलते हैं, एजो। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजो। और कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डाई एजोमीथेन। डाई एजोमीथेन CH2N2। CH4 में से 2 हाइड्रोजन गए, उसकी जगह पर 2 क्या आ गए, हाइड्रोजन्स आ गए, है ना, CH2N2। और ये रिएक्शन हमारी बोरोन ट्राईफ्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करने पर कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, एक तो हमने समझा यहाँ पर डाई एजोमीथेन क्या है, दूसरा यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है मीथेन से। और हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये जाना है कि नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है ना। और सबसे बड़ी बात कि N2 मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप में बहुत स्टेबल है ना। और जो स्टेबल होता है उसे किसी से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मौका मिलता है वो दूर हो जाता है। इसी वजह से यहाँ से नाइट्रोजन आउट हो जाता है, और जो CH2 ग्रुप है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, ईथर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमने अभी ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी की। कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, फर्स्ट था विलियमसन सिंथेसिस, उसके बाद हमने सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन को स्टडी किया, है ना। फिर हमने अल्कोहल से रिएक्शन देखी। अल्कोहल से जो हमारी रिएक्शंस थी वो लो टेम्परेचर पर कुछ और थी, और हाई टेम्परेचर पर कुछ और थी। उसके बाद जो फोर्थ रिएक्शन थी दैट वाज डाई एजो मीथेन। जब उसको अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ईथर फॉर्म होता है। ठीक है, 4 रिएक्शंस में हमारा क्या हो जाता है, ये ईथर फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने 4 देख लिए। तो देखिए जो लोअर मेंबर्स हैं दोज आर गैस एंड हायर आर वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्या होगा कि जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर बढ़ता जाएगा तो उनके बीच में वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ते जाते हैं। जब वॉन डर वाल फोर्स बढ़ते जाते हैं तो वो स्टेट गैस से लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में आती चली जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ईथर आर लेस पोलर, है ना। लेस पोलर क्यों है, क्योंकि इनमें क्या होता है, सिमेट्री फॉर्म होती है ना। और ईथर्स आर लेस सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल लेस होते हैं। क्यों, देखिए हमने पढ़ा था कि जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, HOH। यहाँ ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अल्कोहल ले लिया, ईथर यहाँ पर ले लिया।
है ना। ईथर हमारा क्या है, ROR, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक हमें पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो ये आसानी से डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो R ग्रुप है ना, ये वाला, ये काफ़ी बड़ा है, ऐसे ये वाला इधर काफ़ी बड़ा है। जब दो R काफ़ी बड़े होते हैं तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास पहुंच ही नहीं पाता, है ना। और जब ये इसके पास नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ये इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। एक और केस कि ईथर हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होता है, क्यों होता है ना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की इनकैपेबिलिटी, है ना। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप हैं, ये ऑक्सीजन और इसके साथ एक R यहाँ पर है और दूसरा R यहाँ पर है ना। जब दो एल्काइल यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कोई हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो नहीं सकता है। तो कुछ इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, ईथर आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाई, है ना। क्यों इसमें वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, तो इसका भी आंसर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सॉल्युबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है और बॉइलिंग पॉइंट, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अभी हमने पहले देखा कि ईथर्स आर लेस पोलर, सो लेस रिएक्टिव एंड डोंट रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, सोडियम, पोटेशियम एंड एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं होता है ना। आप कहेंगे कि ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन में क्या है, एक्चुअल में जो एल्काइल ग्रुप हैं वो बड़े बल्कियर होते हैं, तो वो इसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो जो भी इनकी रिएक्टिविटी होंगी, है ना, वो क्या लोन पेयर की वजह से हो सकती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसका बेसिक नेचर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है और उसको केमिकली प्रूव भी करना होता है। तो फर्स्ट वन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, है ना, ये बिहेव कर सकते हैं कैसे, लुईस बेस की तरह। देखिए ऑक्सीजन के पास ये R और एक ये R, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर यहाँ पर है और दूसरा लोन पेयर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या है, किसी को डोनेट कर सकते हैं। अगर ये लोन पेयर किसी को डोनेट करेंगे तो ये इनकी क्या है, बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ईथर रिएक्ट्स विद कोल्ड कंसनट्रेट एसिड एंड फॉर्म ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। बेसिसिटी को प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, बेसिक वो है जो एसिड से रिएक्ट करे। तो यहाँ पर HCl के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन इसको दे देगा, इसको देखिए HCl कैसे एग्जिस्ट करता है, H+ और Cl-। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो लोन पेयर है इस हाइड्रोजन को दे देगा, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया, जो क्लोरीन है वो इस तरीके से यहाँ, तो ये एक हमारा आयन फॉर्म हो जाता है, डाई इथाइल ऑक्सोनियम आयन बनता है, जो कि एक सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करेगा, है ना, H2SO4। तो यहाँ पर H2SO4 कैसे एग्जिस्ट करता है, H+ और HSO4-। तो ये H+ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा और इस तरीके से यहाँ अटैच हो जाएगा। और ऑक्सीजन ने क्योंकि लोन पेयर दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में ये HSO4- ये फॉर्म हो गया। इसका नेम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल, क्योंकि दो इथाइल ग्रुप हैं, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ईथर फॉर्म्स डेटिव बॉन्ड
with Lewis acid like BF3Al, Cl3 and RMGX, है ना। क्यों डेटिव बॉन्ड बना सकता है? डेटिव बॉन्ड मीन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो होता है जिसमें एक एटम ऐसा हो जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हों, है ना, और एक ऐसा हो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सके। तो ईथर क्या है, बड़े आसानी से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने ये दिया तो BF3 के साथ कनेक्ट हो गया। इस वाली केस में जो ईथर है वो RMGX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, उसके साथ ये कनेक्ट हो गया। और हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसमें एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है ईथर। एक सेकंड रिएक्शन है यहाँ पर हैलोजिनेशन, है ना। हैलोजिनेशन की हम बात करें तो क्लोरीन को डार्क में हम कराएं। ये वो रिएक्शन नहीं है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है सनलाइट, वो नहीं, डार्क में हम करा रहे हैं। तो डार्क में जब कराएंगे तो जो ये कार्बन है ना, इससे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे रिप्लेसेबल हैलोजन कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है, या रिप्लेसेबल हैलोजन ईथर भी हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए जो फंक्शनल ग्रुप के नियर बाई कार्बन होता है ना, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, इनको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। अब दोनों अल्फ़ा हैं तो एक अल्फ़ा बोलते हैं, एक अल्फ़ा डैश। और जो फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन के बाद जो सेकंड कार्बन आता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया, और दोनों बीटा तो एक को बीटा डैश बोल देंगे। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर इसी तरीके से किया है, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। अब अगर इस रिएक्शन को हम लाइट में कराएं, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि जितने भी हाइड्रोजन हैं, देखिए यहाँ पर 5 हाइड्रोजन इधर हैं और 5 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, टोटल कितने, 10 हाइड्रोजन। तो जितने भी हाइड्रोजन्स हैं पूरे 10 हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे, है ना, किससे, क्लोरीन से। देखिए C2Cl5O C2Cl5 और 8 HCl माइनस हो जाएंगे। इसका नेम है पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो हैलोजिनेशन हमारी डार्क में होती है तो केवल मोनो सब्स्टिट्यूएंट होता है दोनों अल्फ़ा कार्बन पर, और जब हम लाइट में कराते हैं तो जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सभी रिप्लेस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। देखिए ये एक्चुअल में क्या है कि जो ईथर है इसको हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट करा सकते हैं, है ना, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर एक्चुअल में वर्क करती है। ये हमारा ईथर है, और ईथर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये कार्बन है अल्फ़ा वाला, वहाँ पर 2 ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये कैसा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बन गया हमारा पेरोक्साइड। ठीक है, जब भी 2 ऑक्सीजन एक साथ होते हैं, जैसे H2O2 होता है HOOH, ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन एक साथ आ गए। इसी तरीके से यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो ये हमारा कैसा हो गया, पेरोक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ और है, जो ये पेरोक्साइड बनते हैं, है ना, ये हमारे एक्सप्लोसिव होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईथर, है ना, तो उसमें हम इसमें क्या कह सकते हैं कि इसको पेरोक्साइड में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, या एक्सप्लोजन्स के फॉर्म में हम उनका यूज कर सकते हैं। इसका एक टेस्ट भी है, अगर हम फेरस सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो रेड कलर ये फॉर्म करता है ना। इसका रीज़न क्या है कि जो Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फाइनली क्या बना लेता है, थायोसाइनाइड बना लेता है, जिसका कलर रेड होता है। अभी तक हमने 3 केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर स्टडी की। एक तो इसमें बेसिक नेचर देखा, दूसरा हमने जो BF3 उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनाने वाली रिएक्शन देखी, एक हमने पेरोक्साइड रिएक्शन देखी, है ना, पेरोक्साइड जो कि एक्सप्लोसिव होते हैं,
और फोर्थ है हमारी विद हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ये एक्चुअल में इस आर को आउट कर देगा एक को, है ना, और हमारा क्या बनाएगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। और नेक्स्ट हॉट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट में क्या बन रहा है, ये अल्कोहल बन रहा है। और जब कॉन्सनट्रेट लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, RHSO4, है ना, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी रिएक्शंस को हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर कोल्ड डाइल्यूट लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं, कोल्ड कंसनट्रेट लेंगे तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा, यानी बेसिक प्रॉपर्टी वाली जो फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो हो जाएगी। हॉट डाइल्यूट लेंगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, हॉट कंसनट्रेट लेंगे तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सेकेंड और थर्ड वाली है ना, कि ईथर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा देंगे। और अगर ईथर का हमें बेसिक करेक्टर पता करना है तो ऑक्सोनियम सॉल्ट से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। एक हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5, है ना। तो PCl5 से रिएक्ट करेंगे तो हीट करेंगे तो हमें पता है जब भी PCl5 से रिएक्ट कराते हैं तो POCl3 बाहर होता है ना, ये बाई प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है और साथ में हमारे एल्किल हैलाइड बन जाएगा। PCl3 से रिएक्ट कराएंगे तो देखिए जो जितने भी क्लोरीन है सारे क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, OR के साथ, है ना। तो ये देखिए बोरोन ट्राई एल्कोऑक्साइड क्या बन गया, बोरोन ट्राई एल्कोऑक्साइड, और साथ में हमारा एल्किल हैलाइड फॉर्म हो गया। ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए तो यहाँ पर RCl बाहर हो जाएगा और साथ में RCOOR ऐड हो जाएगा, है ना। RCl बाहर हो जाएगा, कैसे होगा, यहाँ से R, यहाँ से R और यहाँ से Cl, है ना। RCl आउट हो गया और RCOOR, RCOOR क्या होता है हमारा, एस्टर, ठीक है। यहाँ से ईथर से एस्टर हम बना सकते हैं, कैसे, उसको एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से भी देखिए एस्टर बनता है BF3 की प्रेजेंस में। वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन विद इथाइल C2H5Na, है ना, इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर देगा, सोडियम अलग हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, C2H5। जब C2H5 इससे हमारा रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ये बिहेव करता है, तो एल्कोहल यहाँ से अलग हो जाएगा, CH3CH2OH, और साथ में दूसरा हमारा एक बनेगा CH2CH2, यहाँ से बन गया ये CH2CH2 और यहाँ से बन गया एल्कोहल, ठीक है। और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ईथेन में, ठीक है। एक हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ डिहाइड्रेशन। एल्यूमिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इससे H2O बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आउट होगा और एक ऑक्सीजन ये और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है ईथर। रिडक्शन रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इसमें हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, है ना। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रिडक्शन वाली। जैसे कि यहाँ पर भी हम एल्केन ऑब्टेन कर रहे हैं और एक C2H5Na से भी ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि ये वाली है ना। इसको आपको लर्न रखना है। इसका देखिए ऑक्सीडेशन भी हम करें तो ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 से भी कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, फिर करेंगे तो एल्डिहाइड, फिर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बिल्कुल हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ईथर से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए ये सारी हमारी रिएक्शंस हैं ईथर की, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो सबसे पहले तो हमने बताया बेसिक करेक्टर, दूसरा ये क्या करता है,
डोनेशन करता है लोन पेयर का, जिससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, डेटिव बॉन्ड जिसे कहते हैं। एक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड की सारी रिएक्शन है, उनमें ये दो इम्पोर्टेंट हैं, है ना। PCl5 की ये रिएक्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। RCOCl की रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा एस्टर फॉर्म हो रहा है। एक डिहाइड्रेशन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जिससे हमारा एल्कीन बन रहा है। रिडक्शन से हमारा एल्केन बन रहा है। और ऑक्सीडेशन से तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी सीरीज एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो 1 2 3 4 एंड दिस वन 5 और यहाँ पर एक ये 6 और एक रिएक्शन हमारी जो फर्स्ट वाली बेसिक करेक्टर वाली, ठीक है। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये 7 रिएक्शंस आपको क्या है इसमें नोट करनी है आपकी कॉपी में, ठीक है। थैंक यू।